एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। कोई इतनी अहम बात होती तो मैं सबसे पहले उसी का तज़किरा करती। गोया मैं सुबह का इंतज़ार कर सकता हूँ, 1,00,000 सुबहों का। और वो खुश दिली से बोली, ये क्या है? मेरी आंखें यकीन नहीं करती। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। जैसे किसी ने हवा रुख खिड़की बंद कर ली और मुझे ख्वाब गाह में हबस महसूस होने लगा। रिसीवर हाथ में लिए मैं चंद लम्हे वहीं बैठा रहा। रीता विनिश के महल के हिस्से में ही मेहमान थी। चंद कदम का फासला था और इंग्लिस्तान मौजूद था। रूदबार से भी कम फासला, मगर हिंदुस्तान की किस्मत में गुलामी, अंग्रेज़ की किस्मत में मसरत लिखी थी और मेरे असाब खींचने लगे। उसने लहजा ही ऐसा इख्तियार किया था जो मर्दों को ज़िंदा कर दे और जिंदों को अजाब में मुब्तला कर दे। मैं किसी और के कदमों से बाहर आया। किसका फ़ोन था? शारदा ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। गलत नंबर था और मेरा जवाब किसी को मुतमिन नहीं कर सका और उन्होंने मेरे चेहरे पर सही जवाब तलाश करना चाहा। गोरीता के आखिरी जुमलों ने बड़ी अबतरी पैदा कर दी थी, लेकिन मैंने कहीं न कहीं से सुकून समेट कर अपने चेहरे पर बखेर लिया। हर सुबह गैर यकीनी थी, फिर आने वाली सुबह क्यों खातर में लाई जाए। विनय चंद्र जानता था कि फ़ोन पर मुझसे कौन मुखातब था और उसने एक जमाही लेकर ये तासर देने की कोशिश की कि अब उस पर नींद गालिब आ रही है, और उसके बावजूद किसी ने वहाँ से जाने का इरादा ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने गुफ्तगू के लिए ऐसे मौजू तलाश कर लिए जिनका कभी इख्तिताम नहीं होता और यहाँ तक कि आदमी मर जाता है। हसीन लोग आलमाना गुफ्तगू करते रहे तो यकीन नहीं आता। दोनों ने कई बार उठने का इरादा किया मगर किसी ने पहल नहीं की। दोनों अपने सब्र ज़ब्त का इम्तहान दे रही थीं। मैं करीब ही बैठा हुआ था। शारदा ने मुझे ताकीद की कि मैं अंदर जाकर आराम करूं और मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि पारों के सामने अंदर चला जाता और गोया से ये कहता कि अब वो चली जाए, और ना मुझ में जुर्रत थी कि शारदा की मौजूदगी में अपने घर जाने का उज़्र करके पारों के यहाँ चला जाता। फिर मैंने एक ही फ़ैसला किया। मैं अंदर से बसात उठा लाया और मैंने हाथी, घोड़े, बादशाह, वकील, बादशाह, वज़ीर, सिपाही और उनके सामने बिखरा दिए। ये खेल शाहों का बहुत मरगूब होता है। जब बहिमा वक़्त जंग नामुमकिन हो गई तो इंसानों ने अपनी तसल्ली के लिए इसे ईजाद कर लिया। सब ने मफाहमत कर ली। ज़रूरी नहीं कि तखलिए ही में शौक़ का इज़हार किया जाए। अस्तवारी हो तो हजूम में भी आंखें सराब हो जाती हैं। हम सब एक दूसरे को देखते रहे। फूल देखना भी बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं कि उसे तोड़ कर ही मशामे जहाँ आसूदा किया जाए। ये कुर्बत भी कहाँ नसीब होती है। इस मिल बैठने और देखने के लिए लोग तरसते हैं। जब लफ्ज़ों की पाबंदी आयद होती है तो आंखें होंठ बन जाती हैं और होंठ आंखें, आंखें बोलती हैं, लब लरसती हैं, चेहरे पर अजब अजब रंग आते हैं, उंगलियां रक्सा हो जाती हैं। और मैं उन दोनों की सैर करता रहा और उनमें से किसी को सुनाए बगैर छुप छुप के बातें करता रहा। मैंने जानबूझकर शतरंज में दखल देना शुरू कर दिया था और उससे सरगर्मी पैदा हो गई। दोनों में से कोई नहीं गया। उन्होंने विनिश को भी नहीं सोने दिया और इधर दुल्हन इंतज़ार करते करते सो गई होगी। सुबह होने से कुछ पहले विनिश ने एक गर्म बादी पर हाथ मारकर सारा नक्शा ही बिगाड़ दिया। तब कहीं उन्हें अपनी खबर हुई और उन्होंने घड़ी देखी तो बारी बारी मुझे देखा, फिर अपना लिबास दुरुस्त किया, और जब शारदा अंदर से अपने रुखसार पानी से ताज़ा करने गई तो विनिश भी उठ गया और पारों के मुझसे बात करने का मौका मिल गया। मोहनदास, उसने उधर देखकर आहिस्ता से कहा, आज रात मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। क्यों? और मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया और उसके नाजुक लब कांपने लगे। शायद तुमने मेजर के वाक़े से कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया है। नहीं, वो सर झटक कर बोली, मैं अपने आप से खौफज़दा हूँ। मुझे बड़ी घुटन हो रही है। मैं पहले कभी नहीं डरती थी, अब न जाने क्या हो गया है। तुम और हसीन हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे हुस्न का हवाला मत दिया करो और इससे मैं खुद को कमज़ोर और गरीब महसूस करती हूँ। मोहनदास,
कब तक इस खेल से तुम्हारा जी उकता जाएगा। डराव सीन होने ही वाला है। फिर रावी चैन लिखता है। मुश्किल है, वो मायूसी से बोली। गुत्थियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं नहीं समझता, हर कश्मकश तसादम पेचीदगी के बाद एक सुकून उभरता है। अगर हम अपनी ज़ात की हदूद से अलग होकर सोचें तो इस बड़े काम का अंदाज होगा। मुझे हैरत है, और मुझे इस भंवर से तुमने निकाला था, और अब तुम खुद। वो शिकस्तगी से बोली, पता नहीं तुम्हारी कौन सी बात सच है। वक्त कम है और मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना थी। मेरी बात अधूरी रह गई। शारदा अपना चेहरा सुबह की तरह ताज़ा और उजला करके वापस आ गई थी। पारो ने उसकी पैरवी की। जैसे ही वो अंदर गई और शारदा ने तेजी से मुझे मुखातब किया, मोहन, तुमसे तो बात करना मुश्किल हो गया। और उसके लहजे से आंसू टपक रहे थे। और मैंने उसे बताया कि मैं सुबह उसकी तरफ गया था और लाइब्रेरी में उसका चेहरा देखकर चला आया। और तुमने खबर क्यों नहीं की? वह नाराज़गी से बोली। मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं। ना जाने तुम किन दुनियाओं की सैर कर रही हो। बस तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई तो मैं चला आया। और तुमने कुछ ख्याल ही नहीं किया। मैं तो अब तुम्हारी दुनिया में रहती हूँ, और तमाम दुनियाएं तुम्हारे मुकाबले में हीच हैं, शारदा। और मैंने पारो की वापसी का ख्याल किए बगैर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें देखकर अक्सर बहुत से अंदेशे लाख हो जाते हैं। तुम्हें देखकर हमेशा अपना वज़न करता हूँ, और तराजू के पलड़े कभी यकसा नहीं रहते। तुम्हारा पलड़ा झुका ही रहता है। तुम इतनी हल्की फुल्की होने के बावजूद बहुत भारी हो। कुछ तुम्हारे बेमिसाल हुस्न का बोझ है, और कुछ इस हुस्न का जो तुम्हारे अंदर मौजूद है मगर बाहर से नज़र नहीं आता। तराजू सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी है। और जब मैं उसमें खुद को तोलती हूँ तो तुमसे मुख्तलिफ नतीजा निकलता है। फिर मेरा जी चाहता है कि मैं तुम पर कोई जादू कर दूं ताकि तुम्हारा वज़न कम होकर मेरे बराबर हो जाए। मोहन, वो ख्वाबीदा लहजे में बोली, तुम इतने गुमशुदा रहते हो कि मुझे हमेशा तुम्हारे खोने का डर रहता है। काश मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी होती जो तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ खींच लेती। तुम ज़िंदगी से बेनियाज हो जाते, मैं तुम्हें खुद पर फना कर लेती, उसके बाद खुद फना हो जाती, ताकि ज़िंदगी की नज़र लगने का अंदेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। शारदा, मेरी आवाज़ भर्रा गई, और तुम्हारी कीमत वैसे भी कोई अदा नहीं कर सकता। ऐसी बातें करके तुम और हवास बाख्ता कर देती हो। दरवाजे से पारो बरामद होती हुई नजर आई तो मुझे वापस सोने में बड़ी मुश्किल पेश आई। शारदा को भी संभल में दुश्वारी हुई। पगली की आंखों में आंसू उमड़ आए थे और मुझे रुलाकर खुद भी रो दी। कैसी तालीम याफ्ता लड़की थी। किताबों ने क्या तहम्मुल सिखाया था। ज़रा सी बात पर पैमाना छलक पड़ा। पारो को देखती कि आंसू किस तरह छुपाए जाते हैं, और वीना चंद्र भी लिबास तब्दील करके उनके दरमियान आ गया था। उसके आते ही वो रुखसत हो गई, और पता नहीं रीता का क्या हुआ, उसे नींद भी आई या नहीं। विनिश ने खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझे घूरता हुआ सोफे पर ढेर हो गया। आइए अब मैं और आप शतरंज खेलें। और उसने ज़हर खान से कहा। मुझे अफसोस है, मगर क्या कर सकता था, आपने मुझे रोक लिया। आपके तल्लुकात रोज़ ब रोज़ वसी हो रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? आपसे रूहानी तल्लुक है। मुझे हंसी आ गई। नहीं, आप हमसे जिस्मानी तल्लुक ही कायम रखिए। वो नाराज़ लहजे में बोला। हाँ, क्या वाक़या पेश आया? कुछ नहीं, बस यूँ ही मामूली सा वाक़या था। वो सोफे पर उछल गया। यानी रात भी कोई वाक़या पेश आया था? हाँ, आपने दोनों पिस्तौल कर सुबह जेब से निकाल लिए थे। बड़ी परेशानी हुई। बहरहाल जैसे तैसे मामला निपटाया। अब तफसील मत पूछिए। कहाँ? और मैंने तुमसे मना किया था कि तुम भून से बाहर नहीं जाओगे। मैं भून ही में था, सिर्फ चंद मिनट के लिए बाहर गया था। मेरे इत्मीनान से वो बौखला गया और उससे अपनी जगह नहीं बैठा गया। तुम मुझसे पिस्तौल मांग सकते थे, चाबियाँ ले सकते थे। आप मसरूफ़ थे और मुझे ऐसे ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। यानी तुम्हारा इरादा नहीं था। फिर क्या हुआ? और वह मेरा शाना झंझोड़ते हुए बोला। बस यूँ ही ज़रा सी गर्मा गर्मी हो गई। कौन लोग थे? और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला। वही जो मुझे आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे रकीब। और पूरी बात क्यों नहीं बताते? उन्होंने मुझे अगवा करना चाहा था और तुम अगवा नहीं हुए। आपकी मोहब्बत ने ज़ोर दिया, वरना इस बार निशाना बहुत सही था। मेरी बर्दाश्त अब तमाम हुई और मैं एहतिजाजन खामोश होता हूँ। एक गुजारिश है, मैंने सादगी से कहा, बल्कि शर्त समझिए। मुझे हर शर्त मंजूर है, वो तेज़ी से बोला। आप हस्बे सबक ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे, वरना मेरे लिए और दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी। मामला खासा संजीदा है। वो संभल कर बैठ गया। बताते हो या नहीं? उसने मेरी गाल पर हल्का सा चिपत मारते हुए कहा। अच्छा नहीं लगता था कि उसके सामने अनीता का नाम लिया जाए। अब तक मैंने नामों से अत्तल मकान परहेज़ किया था।
मैंने सादा मुख्तसर और गैर मौसल लफ्ज़ों में उसे रात की राम कहानी सुना दी, लेकिन मेरे अख्तसार, सादगी और सरसरीपन पर तासर सवा करने का सबब बन गया और उसने मेरे चेहरे पर बेतहाशा बोझ से निछावर करने शुरू कर दिए। और उसकी बेताबी और इस कदर बड़ी कि उसने मुझे उठा कर कई बार सीने में जकड़ लिया और मैंने उसे मुश्किल से सोफे पर बिठाया। राजकुमार विनश ने मेरे गले में बाहें डालकर अपना सर मेरी छाती में छुपा दिया था और मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। फिर अचानक चौंक कर उसने अपने हाथ मेरे आगे कर दिए और मुझे चूड़ियां पहना दे मोहन। मैंने उसके हाथ चूम लिए। शाह हमेशा पीछे रहते हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं मारा गया तो मुझे यकीन है कि आपके हाथों में इतनी ताकत और सीने में मेरे लिए इतनी गुंजाइश है कि आप आग लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। आपके हाथ मेरे हाथ हैं। अपने हाथों में भी कोई चूड़ियां पहनाता है। मैंने आपको महफूज कर रखा है। जब मेरे हाथ शल हो जाएंगे तो मैं अपने इन दूसरे हाथों से काम लेना शुरू कर दूंगा। मैं अनीता को तहखाने में बंद कर दूंगा। वो मुश्तत होकर बोला, आप अपनी शर्त भूल गए, अभी क्या वादा किया था। मैं उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत हसीन है और उसकी तो आपकी तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसी बहनें अब नायाब होती जा रही हैं। तुम सच कहते हो, वो उदासी से बोला। तो फिर वादा कीजिए आप अनीता के सामने अपने किसी रवैये से ये तासर नहीं देंगे कि आपके दिल में उसके लिए कीना मौजूद है। ये बहुत मुश्किल है, ताहम मैं कोशिश करूँगा। देखिए अब अनीता क्या करती है। वो बहुत जज्बाती लड़की है और वो फिर कोई हंगामा कर सकती है। हाँ, इसका भी इम्कान है मगर बहुत कम। उसने मेरे गाल पर हल्का सा चपत मारते हुए कहा, अच्छा नहीं लगता था कि उसके सामने अनीता का नाम लिया जाए। अब तक मैंने नामों से हत्तल मकान परहेज़ किया था। मैंने सादा मुख्तसर और गैर मौसर लफ्ज़ों में उसे रात की राम कहानी सुना दी, लेकिन मेरे अख्तसार, सादगी और सरसरीपन तासर सवा करने का सबब बन गया। उसने मेरे चेहरे पर बेतहाशा बोझ से निछावर करने शुरू कर दिए और उसकी बेताबी इस कदर बड़ी कि उसने मुझे उठा कर कई बार सीने में जकड़ लिया और मैंने उसे बेमुश्किल से सोफे पर बिठाया। राजकुमार विनश ने मेरे गले में बाहें डालकर अपने सर मेरी छाती में छुपा दिया था। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। फिर अचानक चौंक कर उसने अपना हाथ मेरे आगे कर दिए और मुझे चूड़ियां पहना दे मोहन। मैंने उसके हाथ चूम लिए। शाह हमेशा पीछे रहते हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं मारा गया तो मुझे यकीन है कि आपके हाथों में इतनी ताकत और सीने में मेरे लिए इतनी गुंजाइश है कि आप आग लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। आपके हाथ मेरे हाथ हैं। आप हाथों में भी कोई चूड़ियां पहनाता है। मैंने आपको महफूज करके रखा है। जब मेरे हाथ शल हो जाएंगे तो मैं अपने उन दूसरे हाथों से काम लेना शुरू कर दूंगा। मैं अनीता को तहखाने में बंद कर दूंगा। वो मुशत्तर होकर बोला, आप अपनी शर्त भूल गए हैं, अभी क्या वादा किया था। मैं उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बहुत हसीन है और उसकी तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसी बहनें अब नायाब होती जा रही हैं। तुम सच कहते हो, वो उदासी से बोला। तो फिर वादा कीजिए आप अनीता के सामने अपने किसी रवैये से ये तासर नहीं देंगे कि आपके दिल में उसके लिए कीना मौजूद है। ये बहुत मुश्किल है, ताहम मैं कोशिश करूँगा। देखिए अब अनीता क्या करती है। वो बहुत जज्बाती लड़की है। वो फिर कोई हंगामा कर सकती है। हाँ, इसका भी इम्कान है मगर बहुत कम। तुम वसूख से कैसे कह सकते हो, उसने तलखी से कहा। मेरे पास कोई दलील नहीं, बस मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। कितनी अच्छी लगी। मेरे अंदाज़े बयान पर वो बेइरादा मुस्कुरा पड़ा। तो उसने तुम्हें मुख्तलिफ तौर पर मुतासर किया। वो गोली चलाने में तो कामयाब ना हो सकी मगर तीर का निशाना लगा दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसे मौके वारदात पर कई तरह ज़ख्मी कर सकता था और मैं इस बात से मुतासर हुआ कि उसने नाजुक वक़्त में कमान पर तीर नहीं चढ़ाया, हालांकि उसके पास तीर कमान मौजूद थे। चुनाचा मैंने उसे एक राजकुमारी के शयाने शान रुखसत किया और मैंने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं समझ रहा हूँ, वो मेरी बात कतई करते हुए बोला। सूरज की रोशनी मुलाकाती कमरे में घुस आई थी और राहदारी में चहल पहल की आवाज़ें उभरने लगीं। मुझे रीता की फ़िक्र थी। आज प्रकाश बून में उसकी खुशनुदी के लिए मुतअद्दद प्रोग्राम बनाए गए थे, इसलिए मैं विनिश के सामने चाय पीकर अपने घर आ गया। डाली से बोलचाल बंद थी। मैं चुपके से चारपाई पर फैल गया और आंखें बंद की तो सारा जिस्म बंद हो गया। 11 बजे के करीब मेरे मुतकफ़ल जिस्म में डाली ने चाबी लगाई। वो मुझे झंझोड़ रही थी। क्या हैरी? और मैंने बू बनाते हुए पूछा।
उठ, तेरे रिश्तेदार आए हैं, वो जहरीले लहजे में बोली। कौन है? और मैंने आंखें खोलते हुए कहा, तेरे चाहने वाले, तेरे कसम। उसने मुझे झटके दिए। साफ साफ क्यों नहीं बताती? मैंने बिगड़ कर कहा। खुद बाहर जाकर देख ले, अंदर बुलाऊंगी तो तेरी ही हीटी होगी। मैंने उसे खींच लिया। वो मज़ाहमत करने और भुन बनाने लगी। तो मुझसे क्यों मस्करी करता है? नाराज़ हैरी? और मैंने उसकी ठोड़ी पकड़ कर कहा। उसने मुंह फेर लिया। और मुझे क्या हक पहुंचता है? तुझे सब हक है। ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें मत किया कर। चल बाहर चल, वो इंतज़ार कर रही है। कौन? और मैंने उछल कर कहा, क्या कोई लड़की है? हाँ, और बहुत खूबसूरत है, तुझसे ज़्यादा नहीं होगी। कौन है? मैं उसे नहीं जानती, पर तुझे पसंद है। तू मेरे लिए सब कुछ है। कौन हो सकती है? और मैं बेचैनी से उठा और बाहर आकर देखा तो मुझे एक झटका सा लगा। तरन्नुम चौकी पर गुड्डे के साथ खेल रही थी और गुड्डा चीनी के गुड़िया को हैरत से घूर रहा था। तुम यहाँ कैसे आ गई? आपका पता पूछते हुए आ गए। आपने तो हमारी तरफ रुख ही नहीं किया था। जब कई दिन हो गए तो हम खुद चले आए। मुझे चंद लम्हों के लिए सख्ता सा हो गया। तू यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर आ जाओ, उससे मिलो, ये डाली है। मैंने डाली की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। हमारी बात हो चुकी है, हमने उन्हें मना किया था, इन्होंने आपको बेआराम किया, वो पुरसूद ले में बोली। अच्छा हुआ तुमने ये घर देख लिया, मैंने मैनी खेत लहजे में कहा। हमें यहाँ आने में बड़ी तमन्ना थी, वो झुकी झुकी नज़रों से बोली। सारा अफसाना ये है कि अब कब जाने का इरादा है। हमने घर वालों को वापस भेज दिया है, एक साथी रह गई है, वो भी चली जाएगी, उसने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। फिर तुम यहाँ तन्हा रह जाओगी? तन्हा क्यों, हम यहाँ बहुत आसूदा रहेंगे। डाली से यहाँ के सूदगी का हाल पूछो। हमने तो सोचा ही कुछ और है और हमने अपने आप को तर्क कर दिया है। तुम मुझे गुनहगार करोगी? मैंने एस्तराब में कहा। हमसे बड़ा गुनहगार कौन होगा? हमारी तो निजात हो जाएगी। ये सुनते हुए डाली अचानक हंसने लगी। तरन्नुम ने बेचारगी से उसे देखा। उसकी जबी पर पसीने के मोती लरजने लगे। क्या हमने कोई गलत बात कह दी? नहीं, डाली खुद पर काबू पाते हुए बोली। बस हंसी आ गई। डाली यहाँ की निरंगी पर हंस रही है। ये कभी हंसती है, कभी रोती है। ये बहुत हो गई है, तुम्हारे लिए आईने का काम दे सकती है। तुम अंदर आओ, तुम्हारी आवाज़ में बहुत दुख है और तुम्हारी नज़रें नीची हैं। बैठो, और ये घर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के दिल के बड़े बड़े लोग रहते हैं। डाली उसी लाश में बोली। हम इन्हीं लोगों से मिलने आए हैं। वो डाली के साथ अंदर कमरे में आते हुए बोली और वो सीधा चारपाई बैठ गई। इमारतें तो आदमियों से छोटी बड़ी होती हैं, मैं तुम्हारी क्या खातर क्या करूं? डाली इश्तियाक से बोली। तुम्हारा रंग अनार की तरह लाल है, मुखड़ा देखो फूल की तरह लगता है। तुम देर तक यहीं बैठी तो रंग उड़ जाएगा। और ये शख्स जिससे तुम मिलने आई हो बहुत बदतमीज़ है। डाली शायरी करने लगी थी और उसने बनने की कोशिश कर रही थी। तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि डाली कौन है। हमने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। हमने यहाँ आते हुए खुद को आमादा किया था और सोच लिया था कि आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। और हमने आते ही इतनी गुजारिश की थी कि हम आपसे सिर्फ चंद लम्हों के लिए मिलना चाहते हैं। इसने एहसान किया, हमें अंदर बिठा लिया। हमारी दरख्वास्त है कि यह कभी कभी हमें अंदर आने की इजाज़त दे दिया करें। इजाज़त? तुम जब चाहो शौक़ से आओ, ये गरीबों का घर है, यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं, वो मुतरन्नम लहजे में बोली। डाली उसकी तरफ हैर तो इश्तियाक से देख रही थी और उसमें खासी तेज़ी आ गई थी। वो बाहर चाय बनाने के लिए चली गई तो तरन्नुम ने सर झुका लिया। मुझे हैरत है कि तुमने पराचे बगैर यहाँ आने का फ़ैसला कर लिया। क्या यहाँ कौन कौन होगा और किस तरह पेश आएगा? बेखुदा, हमने बहुत ज़ब्त किया मगर इसके गले में कांटा चुभ गया। आज दिल नहीं माना। हमने सोचा कि आपके यहाँ कोई भी हो, हम उसके सामने आपको शर्मिंदा कभी नहीं करेंगे। आपका चेहरा देखेंगे और चले आएंगे। यहाँ आए तो हमारी उम्मीद के खिलाफ पजीराई हुई। खुदा गवाह है, हमने कोई ऐसा तासर नहीं दिया था जिससे आपकी उलझन बढ़ जाती। हम अपने ज़हन में बहुत से बहाने सोच कर आए थे कि अपने आने का कोई भी जवाब पेश कर देंगे। अगर हमारी ज़ुबान कुछ बह गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। हम कभी यहाँ नहीं आएंगे, मगर आपसे ये मिन्नत ज़रूर करेंगे कि कभी कभी मेहमान खाने का रुख कर लिया कीजिए। तुम, और मैंने हज़ानी अंदाज में कहा, तुम मुझे ज़िंदा नहीं रहने दोगी। वो खड़ी होगी और सरासीमा होकर बोली। हम कसम खाते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए निछावर हो जाएंगे। शायद हमने आपको परेशान किया, अब हम उफ भी नहीं करेंगे, होंठ सी लेंगे, हमसे नादानी हो गई। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे यहाँ आने से इतना मतरुद्दद नहीं हूँ जितना और बातों का ख्याल डंक मारता है। तुम्हारा कम ख्वाब चेहरा देखता हूँ, तुम्हारे सांचे में ढला हुआ ये सरापा देखता हूँ, ये सुरमगी आँखें, ये अंबरी जुल्फ़ें
देखता हूँ तो मुझे उनके ज़िया का एहसास सताने लगता है। डाली की बात नहीं, मुझे खुद मालूम नहीं कि डाली से मेरा क्या रिश्ता है। मैं तुम्हें शादाब देखना चाहता हूँ। अब बार बार फर्दा का जिक्र ना कीजिए, हम हमेशा शादाब रहेंगे। आपने कोई फ़ैसला नहीं किया, फ़ैसला हमने खुद अपने लिए तजवीज़ किया है और हम इसे आप पर मुसल्लत कर रहे हैं। ना हमारी कोई ज़िद है ना जबर, हम तो न्याज़मंदाना आए हैं, सरकशाना नहीं। डाली ने आकर ये राग दरहम परहम कर दिया। वो तश्तरियों में ना जाने क्या क्या अलाब ला सजा कर लाई आई थी। आपने तकल्लुफ़ किया, तरन्नुम तान से बोली, तुम शेरू की मेहमान हो। अगर आदमी का गोश्त खाने का रिवाज होता तो मैं शेरू के मेहमान के लिए अपने जिस्म के कुछ हिस्से काट कर और भून के यहाँ से ले आती। शेरू, क्या आप इन्हें शेरू कहती हैं? वो सटपटा गई, और मैं से शेरू ही पुकारती हूँ। वैसे इसका नाम मोहनदास है, ये बड़ा नटखट है। आपने बहुत कर्म किया, तरन्नुम ने नशीली आवाज़ में कहा। तुमने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया। भला ऐसे प्यारे लोग ऐसे उजड़े घर में कहाँ आते हैं? डाली वराफ़गी से बोली। आप हमें नादम कर रही हैं, हमें इजाज़त दीजिए कि हम कभी कभी यहाँ आते रहें, हमारे हाथ काम के लिए तरस गए हैं। तुम शौक़ से आया करो, लेकर यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं। आप हमें अपनी आंखों पर बिठा लीजिए, वो शौकी से बोली। वो दोनों पुराने शनासाओं की तरह एक दूसरे से बातें करने लगी थी। मैंने धूप देखकर तरन्नुम से वक़्त पूछा। उसकी कलाई से बंधे हुए सुनहरी वक़्त नुमा में 11:30 बज रहे थे। रीता के एजाज़ में 11 बजे भून में बाजीगरी का तमाशा होने वाला था। वैसे ये तमाशा उससे ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। मैंने इजाज़त ली। तरन्नुम ने झिझक कर कुछ कहना चाहा, फिर कहने लगी, अच्छा जाइए, आपको देर हो रही है। क्या बात है? और मैंने तजस्सुस से पूछा और दरवाजे से लौट आया। फिर सही, आप अपना रास्ता खोटा मत कीजिए, फिर ये तुम्हें कहाँ नजर आएगा। जो कहना है अभी कह दो, डाली बोली। कल शाम, उसने टमटमाती हुई आवाज़ में कहा, कल शाम किसी काम से छोटे राजकुमार सुरेश चंद्र मेहमान खाने में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमें देख लिया और फिर अपने हरकारों से हमें तलब किया। हमने राजकुमार विनय चंद्र का हवाला देकर उस वक़्त उन्हें टाल दिया। हो सके तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा। राजकुमार सुरेश चंद्र? मैंने हैरत से कहा। जी वही, उसने जवाब दिया। ठीक है। और मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, डाली हिम्मतन गोश्ती। इसलिए मैंने तफसील पूछना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे जल्दी जाना था और तरन्नुम ने मुझे टोका तो मैं अपने पपोटे मसलता हुआ बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने बाल शिद्दत से पकड़ लिए। मुझे उस सर पर तरस आया जिसे उसी जिस्म पर निस्ब होना रह गया था, जो कम वक्त किसी भी दिन नाराज़ हो जाएगा। फिर मैं उससे बेनियाज होकर तेज़ कदमों से उस मैदान की तरफ बढ़ने लगा जहाँ मुझे बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था। इधर उधर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे प्रकाश बूंद में अब कोई रहता ही ना हो। रेस के मैदान में एक खलकत जमा थी। प्रकाश बूंद की आबादी के अलावा राजेपुर के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ नज़र आ रहे थे। ऊपर तले की सब सीढ़ियाँ भरी हुई थीं। निचली सीढ़ियों पर चार अंग्रेज़ बॉडीगार्ड अपनी वर्दियों में दूर से चमक रहे थे। उनके करीब कुछ और अंग्रेज़ी तंतने से बैठे हुए थे। रीता के एक जानब विनिश था और दूसरी जानब पारो। ये राजेपुर के चमकते दमकते चेहरों का इज्तिमा था। उधर हस्बे मरातब होशियार, खबरदार, बाअदब, बामुलाहज़ा मुलाज़मीन अपनी अपनी जगहों पर जमे हुए थे। एक कोने में पिंडत अशूरी लाल कुछ और पिंडतों के साथ बैठा हुआ था। बाजीगर अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। सभी की नज़रें उनकी तरफ मरकूज़ थीं। बच्चे गुब्बारों की तरह उछल रहे थे और लड़कियां बालियां हैरत और इस्तजाब का मरका बनी हुई थीं। बाज़ मुलाजमों ने रियासत का रवायती सरकारी लिबास सजा रखा था और सीना ताने अकड़े हुए थे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ को मरूब कर देने के लिए मुस्तरब नज़र आ रहा था। मैदान में एक तरफ हाथी, एक तरफ रंगीन लिबास में बैंड बाजे वाले मदारी लठबाज अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर थे। नफीसरी वाला नफीरी मुँह से लगाए तनारों रू कर रहा था। अंग्रेज़ को हिंदुस्तान के रंग, उसकी दिलकशी दिखाने का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था। उन्हें चौंकाने का इरादा था। ये देखो, वो देखो, ये अजायब खाना तुम्हें और कहाँ नजर आएगा। ये हाथी है जो 2 टांगे उठाकर ठमक ठुमक कर चलता है, सलाम करता है। ये गूंगे गुलामों की एक फ़ौज है जो ज़ुबान रखते हुए भी नहीं बोलते। ये मदारी है, ये शिकारी है, ये वो शख्स है जो 1 महीने तक सर के बल खड़ा रहता है। रीता की दिलबस्तगी का हर सामान मौजूद था। अब वो अपने बाप से जाकर ज़रूर कहेगी कि ये हिंदुस्तान को तो कमाल की ज़मीन है। यहाँ के लोग कैसे सादा हैं, गधों की तरह सीधे, कुत्तों की तरह वफादार। वो अपने पापा से कहेगी कि रिटायर होने के बाद यहीं बसेरा करेंगे।
भला ऐसे शरीफ लोग और किस खत्ते में दस्तयाब होंगे। मैं दूर खड़ा तायराना नज़रों से ये साजो सामान, ये लाओ लश्कर देखता रहा। रीता का ख्याल ना होता तो मैं उसी महफूज जगह महफूज होता रहता। मेहमान हाजिर, मेज़बान गायब, मदी चुस्त गवाह सुस्त। रीता की निगाहें बार बार भटकी जाती थी। मुझे रीता को अपना चेहरा ज़रूर दिखाना था। चुनाचा मैं मुलाजमों का हजूम चीरता हुआ आगे निकल आया और मैंने सीढ़ियों के उस सिरे से इस सिरे तक जाने का इरादा किया। यह बेअदबी ज़रूर थी, मगर वीनस चंद्र के ख़ास मुलाजम को इस गलती के अर्तकाब का हक पहुँचता था। दरमियान में खाली जगह में बाजीगरों के सिवा कोई नहीं था, इसलिए जब मैं वहाँ नमूदार हुआ तो सब की नज़र मुझ पर पड़ गई और मैंने महसूस किया कि यहाँ से वहाँ तक एक तेज़ लहर गुजर गई जो सबको बेकरार कर गई थी। अपना जिक्र भी कहाँ कहाँ होगा। यही मैदान था जहाँ कंवर जगदीप ने सरकशी इख्तियार की थी और मुझे रुसवा किया था। बहरहाल ये मेरा वहम था, खुलबली सिर्फ मेरे ज़हन में बरपा हुई थी। ये शायद लाशौर में छुपा हुआ कोई गुरूर था जो अपने मेहमान की शानदार खैर मकदम पर मुझे कुछ ऐसे तारस दिया गया था कि मुझे अपना कद लंबा और जिस्म भारी महसूस हुआ। मुमकिन है कि कोलंबस एक बार और पैदा होकर अमेरिका जाए और उसे कोई ना पहचाने, मगर जब ऊंची इमारतें और जगमग जगमग रोशनियां देखेगा तो उसका दिल कैसा सब्ज होगा। खेत अपने किसान को कब पहचानते हैं। मैं सीढ़ियों पर सरसरी नज़र डालता हुआ वीनस चंद्र और रीता तक पहुंचने के लिए चेहरे अबूर करता रहा। सरगोशियाँ, बिन-बनाहटें, इशारे, मैं किसी जगह नहीं ठहरा, लेकिन एक जगह ज़मीन ने मेरे पैर जकड़ लिए। हीमा, कसम और शंतला के पहलू में प्रीत जलवा अफरोज थी। सरमई साड़ी में खींची हुई प्रीत, म्यान में तड़पती हुई तलवार। मुझे अपने मुंह में प्रीत महसूस हुई, जैसे कोई दीवार पर रेग माल मले या लोहे पर रेती चलाई जाए। कच 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 करारा, और मुझे झुर्झरी आ गई और उसकी आंखें भी थरथराने लगी और होंठ मुतज़लज़ल हो गए। फिर उसके पैर तेजी से गर्दिश करने लगे और मैं एक सानी तक मबहूत होकर उसे तकता रहा। सामने से हटो, और किसी शोक चश्म ने धतकारा तो मुझे अपनी गफलत का एहसास हुआ और कुछ आगे मेरी नज़र शारदा पर जाकर ठहर गई तो उसका चेहरा बदलियों से निकल आया। मुझे देखते उसके रुखसारों की चांदनी चुटकने लगी। रीता के सामने पहुंचकर मैंने सर को खफीफ सी जुम्बश दी। ये मेरी नज़र का धोखा नहीं था कि मेरी आमद पर रीता के पीछे बैठे हुए अंग्रेज़ बॉडी गार्डों और अफसरों के सुर्ख चेहरे कुछ और ताबनाक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को इशारे किए। ना जाने क्यों मुझे जहानी मेजर रॉबर्ट याद आ गया। सब अंग्रेज़ एक ही माँ से पैदा हुए लगते हैं। रीता ने शिद्दत में वीनस का बाजू पकड़ लिया था और शायद हिंदुस्तान के ज़मीन का ख्याल आने पर फ़ौरन छोड़ दिया। तुमने आने में देर कर दी, वीनस ने जुमला धीमे लहजे में सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कहा था, मगर तमकनत के साथ। उसके करीब बैठी हुई पारो के कान बहुत तेज़ थे। वह मुस्कुराने लगी। नज़दीक ही रहना नज़रों के सामने वीनस ने दोबारा सरगोशी की। मैंने अपना आधा जिस्म झुका दिया और वहाँ से दूसरी तरफ निकल आया। मेरा मकसद पूरा हो गया था। जब मैं पिंडत अशोरी लाल के करीब से गुजरा तो उसने फिर वही पुरानी हरकत की। बड़े मजमा के सामने उठकर मुझे प्रणाम किया और अपनी जगह खाली करके मुझे बैठने की पेशकश की। मैं उसे घूरता हुआ वहीं बैठ गया। मेरे पहलू में सुकड़ कर वो भी बुरा जमान हो गया। यहाँ से मैं आधे अंडे की शक्ल में बनी हुई सीढ़ियों से सबको देख सकता था। पहले नट का खेल हुआ, फिर हाथी आए और रीता के सामने कॉर्नश बजा लाए। फिर बाजीगरों का गिरोह आ गया और तरह तरह के चमत्कार दिखाने लगा। जो लोग लोगों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं उन्होंने कमाल के हुनर दिखाए। रीता और दूसरे अंग्रेज़ों ने तमाम तर जोश से तालियां बजाईं। किसी मेले का सा थमा था। जो टोली सामने आती पहले राजकुमार वीनस और रीता के सामने सर झुकाती। राजेपुर का मशहूर करतबबाज उसका तारफ़ कराता और मैदान में उतर कर अपने फ़न का मुजाहरा शुरू कर देते। हजूम पर कभी मुकम्मल सकूत तारी हो जाता, सब सुन हो जाते और कभी यकायक ऐसा शोर गूंजता कि क़यामत का मंजर होता। दिन का 1 बज गया तो सबसे आखिर में लंबे बालों वाला एक मुहीब शक्ल का जोगी रीता के सामने पेश किया गया। वो बड़ा बेपरवाह सा था। उसका लंबा जिस्म फैला हुआ और रंग कोयले की तरह से थी। वो खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए था। उसे देखकर रीता कुछ पीछे हट गई। यकीनन उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में बड़ी हैबत थी। वो कुछ गुस्से और जलाल में नजर आ रहा था, जैसे उसे ज़बरदस्ती खींच कर लाया गया हो। मैदान में जाने से पहले वो रीता के सामने उंगली का इशारा करके खामोश खड़ा हो गया। किसी की समझ में नहीं आया कि उससे उसकी क्या मुराद है। फिर पारो ने रीता के कान में कुछ कहा और रीता ने खौफजदा नज़रों से सर हिलाकर इकरार किया। उसने अपने गले से हीरो का नेकलेस उतारना चाहा
تو जोगी ने उंगली से इनकार कर दिया और कुछ फासले पर मैदान में आ गया। उसने अपनी उंगली आसमान की जानब कर दी और बुदबुदाने लगा और एक हाथ उठाकर फलक गाफ चीख मारी। मैंने पिंडत किशोरी लाल की सिर्फ तजस्सुस से देखा जो मुस्कुरा रहा था। जोगी ने ज़मीन पर कई कलाबाजियाँ खाईं और ज़मीन पर बेतहाशा लौटता हुआ और तड़पता हुआ साकत हो गया। हर तरफ रात सी हो गई थी, रात का सकूत। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लहराता हुआ उठा और सीधा खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके पैर ऊपर की जानब उठने लगे। पंजों के बाद उसने हैरत अंगेज़ तौर पर अपने जिस्म का बोझ एक उंगली पर उठा लिया। ज़मीन में उसकी उंगली गड़ी हुई थी और सारा जिस्म किसी हरकत के बगैर उस पर खड़ा हुआ था। कुछ देर तक तो वह यूं ही एक सतून की तरह अपनी उंगली पर जमा रहा। फिर उसने उछल उछल कर और सिर्फ उंगली के सहारे ज़मीन पर चलते हुए बार बार अपने लिए उल्टे जिस्म का तवाज़ुन कायम रखकर सबको दंग कर दिया। अंग्रेज़ों का बुरा हाल था। तालियां बजाते और सदाएं बुलंद करते हुए उनके हाथ और मुंह दुखने लगे होंगे। उधर पीड़ितों के हल्के से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। मैं भी जोश में तालियां बजाते बजाते रह गया। आदमी पर अपने गिरदो पेश का कैसा जबर होता है। जोगी ने उठकर फिर अपने मखसूस अंदाज में एक उंगली आसमान की जानब कर दी। अब वो सीधा खड़ा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जब बाहर निकाला तो एक सनसनाता हुआ सांप उसके हाथ पर सरसरा रहा था। उसके कुर्ते में बेशुमार जेबें थी जिनमें सांप ही सांप मौजूद थे। फिर उसने मैदान में एक बड़ा चक्कर लगाया और तमाम सांप ज़मीन पर छोड़ दिए। लड़कियों की चीखें निकल गईं। सबको सांप सूख गया। सांप फन गाड़े हुए उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और एक इशारे पर उस देवजात के जिस्म पर चढ़ने लगे। जोगी ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया। अंदर से एक स्याह जिस्म निकला। एक सांप उसके हाथ पर लहरा रहा था। उसी हाल में जोगी रीता के पास गया और रीता के चेहरे पर सफ़ेदी गालब आ गई थी। उस बरहम और मुश्तिल जोगी की कुर्बत से सभी लोग संजीदा हो गए थे। वीनस चंद्र ने हाथ उठाकर पसंदीदगी का इज़हार किया। तब कहीं जोगी वहाँ से हिला और लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आया। फिर जोगी ने करतबबाज से कुछ कहा। करतबबाज ने विनिश थे और विनिश ने रीता से कुछ कहा। रीता पहले तो सटपटाई और फिर उसने झटकते हुए मुलाजमों के गिरोह की तरफ उंगली उठा दी। जोगी उस तरफ चला गया और 4 मुलाजमों के सीने पर आंख बंद करके उंगली रख दी। वो खौफ से लर्जने लगे थे। जोगी की एक हैबतनाक धार से थर्रा गए और उसके साथ मैदान के दरमियानी हिस्से में डगमगाते हुए आ गए। जोगी ने उन्हें खुद से दूर रखा था और अपने हाथ को एक ख़ास अंदाज में हरकत देने लगा। उसकी आंखें अंगारा बन गई थीं और उसके सर पर सींग होते तो सब उसे भूत शैतान समझते। सींग ना होने से ही वो कुछ आदमियों की किस्म मालूम होता था। हाथियों, मदारियों और बाजीगरों के तमाशे में तो मेरी नज़र मुसलसल वहाँ बैठे हुए मजमा का तवाफ़ कर रही थी। रंग बिरंगे मलबूसात में शोख चेहरों की फसल सीढ़ियों पर उगी हुई थी। मैं अनीता को तलाश कर रहा था। वो मुझे सामने नहीं नज़र नहीं आ रही थी। शारदा, पारो, रीता और प्रीत से मेरा निगाह का रब्ता कायम था। कुछ और हसीन लड़कियां भी कभी कभी ये एजाज़ बख्श देती थीं। सुंदिया दूर बैठी थी, मगर जैसे ही उसकी आंखों ने मुझे सूंघा और उसके जिस्म की बाली लहलहाने लगी, वो बगोले की तरह चीरती फांती मेरे करीब होने लगी। चाबी बरी हुई एक गुड़िया फुदकती ठुमकती मट्टी की सोहराई जिसे भट्टी में तपाना रह गया होता। लेकिन मैदान में जोगी की आमद पर सुंदिया भी अपनी जगह सहम कर रह गई। मेरी तवज्जो भी उस मगलूबल गज़ब शख्स पर मबजूल हो गई। जब 4 मुलाज़िम उसके मुकाबल कुछ फासले पर हाथ जोड़े बैद मजनू की तरह लड़ते हुए खड़े हो गए तो जोगी ने उन्हें कहर की नज़रों से देखा और अपना हाथ झटके के साथ नीचे गिरा लिया। अचानक वो चारों बुरी तरह चीखने लगे और अपने बाल और अपने अज़ा खसूटने लगे। बज़ाहिर उन पर ऐसी वहशत तारी हुई कि वो कपड़े फाड़ने और ज़मीन से सर फोड़ने लगे। मैंने तजस्सुस से पिंडत की तरफ देखा और वो भी उसी की जानब मुतवज्जा था। सर हिलाने लगा। कुछ जानता है लेकिन बह गया है। उसने मुख्तसर तबसा करने पर इत्तफाक किया। चारों मुलाजिम अपने आप से बेगाना बयान करते, शोर मचाते, खुद को नोचते हुए इधर उधर भागे, मगर वो भागने में कामयाब ना हो सके। बहुत देर बाद लोगों की समझ में ये रमज़ आई कि इब्तिदा में जहाँ जहाँ जोगी ने चलकर दायरा कायम किया था वो उससे आगे नहीं जा सकते। यानी ज़मीन का वो मुख्तसर हिस्सा जोगी की सल्तनत था, जहाँ से बाहर जाने के रास्ते उसने मसदूद कर दिए थे। चारों मुलाजमों की हालत इतनी शिकस्ता और नाशगुफ्ता हो गई थी कि किसी तरफ से बहुत जल्द सदाए एहतजाज बुलंद होनी चाहिए थी, मगर कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई। कोई नहीं उठा कि बस यार ये खेल ख़त्म कर। सब इंगिशे बंदा थे और शायद हर शख्स उसी लम्हे का मुंतज़िर था।
अब जोगी को कोई करिश्मा, कोई मोर्जा दिखाकर उन बदबख्त लोगों को पुरसकून कर देगा, या मुमकिन है कि उनके दिलों पर जोगी की हैबत बैठ गई हो। अंग्रेज़ों की आंखें फटी हुई थीं। चारों मुलाजिम भागते चीखते नडाल होकर ज़मीन पर गिरने लगे तो जोगी के मुंतशिर सांपों ने उसके पास आकर अदब से फन काढ़े, फिर अपने मालिक की हदायत पर बेबस मुलाजमों के ताक़ब में रवाना हो गए। ये नई आफताब देखकर मुलाजमों की दर्दनाक चीखें बुलंद हुई। उन्होंने सांपों के दस्तबर्द से बचने के लिए उछलना कूदना शुरू कर दिया। जिंदगी और मौत का खेल इसी को कहते हैं। 4 आदमी तकरीबन 40 भांत भांत के सांपों के साथ एक ऐसे हाथे में छोड़ दिए गए थे जिसकी दीवारें नहीं थी, मगर कोई बाहर नहीं जा सकता था। ना सांप ना आदमी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। सांप आदमियों पर गालिब आ गए। बीक वक्त कई सांपों ने एक एक मुलाजिम पर हमले पे हमला किया और देखते देखते सारे मुलाजिम उनकी जंजीरों में जकड़े हुए ज़मीन पर बेहोश हो गए या मर गए। सारे मजमू को सख्ता हो गया। दहशत की वजह से किसी की सिसकियाँ भी नहीं निकली। हर तरफ आंखें पथरा गई थीं। मेरे करीब बैठे हुए शोरी लाल का चेहरा तमतमाने लगा और उसके हाथ तेजी से कच्छे पर मचलने लगे। इस सन्नाटे में उसके कच्छे की आवाज़ दूर तक गई थी। जोगी ने भी हैरत से देखा और बरहमी से मुंह फेर कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। चारों ज़मीन पर बेहसो हरकत पड़े थे। जोगी ने धत्कार कर सांपों को मुंतशिर कर दिया। सांप उसके दायरे की सरहदों पर जाकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगे। सांपों की तेज़ी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जोगी की वहशत कुछ सवा हो गई थी। वो अपने सुर्ख आंखों के साथ हाथ हिलाता हुआ एक बार फिर रीता के सामने आया। रीता ने दर्जीदगी से विनेश और पारो को देखा, फिर मेरी तरफ नज़र की। विनेश ने अपनी शेरवानी के ऊपर गले में लटकती हुई मोतियों की माला जोगी की तरफ उछाल दी। जोगी ने उसे मुट्ठियों में सख्ती से भींचकर दाना दाना अलग कर दिया और तमाम दाने उन मुलाजमों के ऊपर फेंक दिए जो मौत के बहुत करीब था और जिन्हें अब जिंदगी का होश भी नहीं रहा था। जोगी लंबे लंबे ढग भरता हुआ उनके पास पहुंचा और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान से कुछ फरियाद की, फिर ज़मीन चूमी और अपनी पेशानी पर खाक मार ली और मुलाजमों पर ठोकरें लगाई। वो बेजान दूर तक लड़कते चले गए। फिर उसने एक शख्स को उठाया और उसकी गर्दन, हाथ और पैर काबू में नहीं थे, जैसे उसने किसी मुर्दे को कब्र से उठा लिया हो। उठाकर उसने उसके सीना ठोंका और अपना मुंह नीम जां की कलाई पर लगा दिया। वो बारी बारी थूकता और मुंह बनाता रहा। रफ्ता रफ्ता बेहोश मुलाजमों के जिस्म में सख्ती आती गई और वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो गया। दफतन मजमा से दादो तहसीन का शोर गूंजा। बहरहाल उसने बारी बारी ये अमल करके सबको जिंदा कर दिया या मौत के मुंह से बचा लिया, और इसमें कोई फरेब नहीं था। मैं उन मुलाजमों से वाकिफ था। जोगी के इशारे पर मोती के तमाम दाने चारों मुलाजमों ने ज़मीन से लौटने शुरू कर दिए। जिसके हाथ जो आया वो उसने अपने मुंह और जेब में डाल लिया और दूसरे दाने के हिस्सों में ज़मीन टटोलने लगा। फिर वो चारों खौफ के आलम में जोगी के चरण छूते और सांप फलांगते हुए दायरा पार कर गए। बाद में जोगी योगा की हैरत अंगेज़ मशकों और अपने पुरअसरार महीरुल अकूल कमालात का मुजाहरा करता रहा। तमाम सांप उसके कुर्ते की जेबों में वापस चले गए थे और अब वह सतून की तरह ज़मीन पर खामोश खड़ा था। उसने अपने तर्जमान करतबबाज को इशारा किया, जिसने विनेश चंद्र को उसका मफहूम समझाया। फिर विनेश के इसरार पर रीता ने बाद मुलाजमीन की तरफ उंगली से इशारा किया और करतबबाज ने मुलाजमों के हजूम से पास जाकर बार बार उसे तायीद चाही। 6-7 मुलाजमों की निशानदही करने के बाद रीता ने अपना हाथ समेट लिया। करतबबाज ने उसे और मुलाजम मुंतखब करने की दावत दी, जिसे रीता ने मंजूर नहीं किया। जो 7 मुलाजम भीड़ से अलहदा किए गए थे वो सब बहुत सेहतमंद और तवाना थे, लेकिन अपने पिछले साथियों का आशिर देकर नहायत दर्जे खौफजदा मालूम होते थे। इनकार की मजाल नहीं थी। छोटे सरकार की ख्वाहिश पर बड़े सरकार ने उन्हें अपने कस बल दिखाने के लिए चुना था। जोगी तमाम बातों से बेनियाद मैदान में तनहा खड़ा था और उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे। करतबबाज ने मुलाजमों को उनके काम की नोयत बताकर मैदान में छोड़ दिया। वो सिमटते झिझकते आगे बढ़े। जोगी ने आंखें घुमाकर हकारतमीज़ मुस्कुराहट से उनकी पजीराई की और ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पैर मारे कि खाक उड़ने लगी। 3 मुलाजिम इस तरफ और 4 उस तरफ और जोगी के दाएं बाएं हो गए और उन्होंने पहले जोगी की उंगलियां नरमी से पकड़ी, फिर उसका पहुंचा पकड़ा और दोनों जानब रस्सा कशी होने लगी। जोगी अपनी जगह से हिल के नहीं दिया और वो से 1 इंच 1 सूत भी नहीं हटा सके। अब सबको मालूम हुआ कि यह तंदुरुस्त मुलाजिम क्यों मुंतखब करके भेजे गए थे और जोगी क्या चाहता है। करतबबाज ने मुलाजमों को एक ही तरफ खड़ा करने की हदायत की। चुनाचा वो सब उसका बायां हाथ पकड़कर उससे एक तरफ खींचने लगे।
मगर जोगी टक से मिस नहीं हुआ। वो लोहे का कोई शख्स बन गया था, लोहे का मुजस्मा जिससे मेन में गहरी बुनियादें डालकर निस्ब किया गया था। जब सातों आदमी पसीना पसीना हो गए तो जोगी ने अपना आज़ाद हाथ उठाया और मस्ताना अंदाज में और लोगों को दावत दी। मुज़ाहरा बहुत दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गया था। मजमा के हर शख्स की आंख तजस्सुस से लबरेज थी और इस बार फिर रीता के इंतखाब पर कुछ और मुलाज़िम बाहर निकाले गए और उन्हें अपने साथियों के साथ जोगी को अपनी जगह से हटाने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। 12 आदमी तमाम तर ताकत से जोर कर रहे थे और जोगी था उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये सूरत देखकर रीता के पीछे पिछली नशस्तों पर बैठे हुए अंग्रेज दरबानों और अफसरों में झुर्जी पैदा हुई और एक दरबार ने उसके कान में कुछ कहा। करतबाज निगाह शनास था, समझ गया कि बड़े सरकार का मुद्दा क्या है। उसने इशारों में जोगी का अंदिया लेकर उन्हें भी पेशकश की कि वह मैदान में आकर जोगी को उसकी जगह से मुतहर्रिक करने का शौक़ ज़रूर पूरा करें। 4 महम जो अंग्रेज़ मैदान में उतर आए और उनमें से 2 दरबान थे। चारों पर हिंदुस्तान की चर्बी चढ़ी हुई थी, सेहत मसाली थी, खून छिलकता पड़ता था। उन्होंने जोर लगाने से पहले जोगी का बेगौर सर्वे किया। मुअद्दब अदब से पीछे हट गए और सरकार ने हिंदुस्तान फतेह किया है, देखें अब जोगी को कैसे फतह करते हैं। मगर सरकार के जिस्म में ताकत के अलावा दिमाग में भी गोदा भी था और जिसकी हिंदुस्तानी में बड़ी कमी है। उन्होंने तनहा ताकत आजमाने की कोशिश नहीं की, मुलाजमों को भी साथ मिलाया। कोई जोगी के जिस्म से चिमटा, किसी ने हाथ पकड़ा और किसी ने टांगे ज़मीन से उखाड़ने के लिए ज़ोर मारा। गर्द के कोई हरबा ऐसा नहीं था जो रोरवार ना रखा गया हो। ज़मीन ने जोगी को पकड़ लिया था और ज़िद पर उतर आई थी। जोगी आहनी चट्टान की तरफ जुड़ा रहा। अंग्रेज़ भी नादम हो गए। फिर 4 और मुलाज़िम उनकी मदद को आए। 20 आदमियों की मुश्तरका तवानाई से भी काम ना बना। करतबबाज कुछ और आदमियों को बुलाने के लिए विनिश के हजूर पेश हुआ। रीता ने इनकार कर दिया। सिर्फ एक आदमी इतने बड़े मजमे को होंठ काट रहा था। मज़ीद आदमी भेजे जाते और वो भी नाकाम हो जाते तो बड़ी अहानत होती। 20 आदमियों की फ़ौज जोगी पर यलगार करती रही। तेज़ रफ्तारी में दूर से आगे धक्के भी दिए गए मगर जोगी का बुत नहीं गिरा। आखिर विनय चंद्र की हदायत पर सबको मैदान से हटा लिया गया। ये जोगी का आखिरी मुज़ाहरा था। दोपहर के खाने का वक़्त हो चुका था, बल्कि गुजर चुका था। लेकिन मुज़ाहरा इतना दिलचस्प और हैरान था कि सब अपनी नशस्तों पर आखिर दम तक रहे। सुंदिया भी मुझसे कुछ फासले पर आकर ठहर गई थी। ख्याल था कि जोगी अपने दायरे से बाहर जाएगा मगर वो वहीं निस्ब रहा। उसने सिर्फ अपना सर हिलाया और उसकी गर्दन इधर से उधर घूमती हुई पिंडतों के गिरोह की जनब ठहर गई। उसने अपना दायां हाथ गजबनाक अंदाज में हमारी तरफ बुलंद किया। करतबबाज भागा हुआ पंडित अशोरी लाल के पास आया और दुहाई देने लगा, महाराज कोई उपाय कीजिए, वो चाहता है कि उसे आप हटाएं। पंडित अशोरी लाल नाराज़गी से अपने किरछे को हरकत देने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने बराबर बैठे हुए एक पंडित के कशकोल से राख उठाकर उस पर फेंक दी। वो दफतन बिलकने लगा और फिर उसने मजबूती से पंडित के पैर पकड़ लिए। क्षमा कीजिए महाराज, ये मेरी नहीं, इसकी अच्छा है, उसने गड़गड़ा कर कहा। हर शख्स पंडित अशोरी लाल का रद्दी अमल जानने का मुश्ताक था। भवन में पंडित को एहतराम की नज़र से देखा जाता था। पंडित के हाथ पैर कांप रहे थे और करतबबाज उससे मुसलसल इल्तिजाएं कर रहा था। इधर जोगी की कहरआलूद आंख और उसका उठा हुआ हाथ बदस्तूर हमारी जानब था। करतबबाज एक नज़र से देखता, दूसरी नज़र पंडित पर डालता। मुझे पंडित से गहरी हमदर्दी हुई। जोगी के तेवर शुरू से इश्ताल अंगेज थे। मैं पंडित की मजबूरी समझता था। दोनों सूरतों में उसकी तौहीन थी। अगर उठकर वो चला जाता और कामयाब हो जाता तब भी और नाकाम हो जाता तब भी। वो शशो पंज में मुबतला था और बार बार अपना कच्छा ज़मीन पर मार रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर बदबदाता, आंखें बंद कर लेता और करतबबाज को धत्कारता। फिर पंडित को अचानक जोश आ गया। उसने करतबबाज के बाल पकड़कर उसका मुंह मेरी गोद में दे दिया और मुझे बाद में ले जाना, पहले इसे ले जा। और उसने ये कहा तो मेरे जिस्म में अचानक सनसनी दौड़ गई। मैंने खुले हुए लहजे में मुंह से कहा, हाँ जाओ महाराज, इस बड़बोले को अपनी शक्ति दिखा दो और हमारा मान बढ़ाओ। तुम क्या कह रहे हो? और मैंने उसका कच्छा पटक कर कहा, जाओ महाराज। वो मुल्तजी होकर बोला, जाओ। मगर पंडित, मैंने जुज़्ब होकर कहा, तुम। पंडित ने मेरी कमर पर हाथ रखकर वहशत में कहा, जाओ। मजमा के हर शख्स ने देख लिया था कि पंडित मुझे मैदान में जाने पर उकसा रहा है। पंडित ने अचानक भरे मजमे में अपनी बला मुझ पर डाल दी थी। उसने मुझे दाव पर लगा दिया था। मैं गंग हो गया। चंद लम्हों के लिए तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह इनकार करूं। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया।
जोगी की ताकत का मुजाहरा मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था। पिस्तौल चलाना और घोड़े फेंक देना और बात है, ये तो मामला ही मुख्तलिफ था। हालांकि कई बार जी तो मेरा भी मचला था कि मैं सरकश खूनख्वार और गजबनाक जोगी को जाकर आजमाऊं। मेरी तज़-बज़ब और हचकिचाहट पर पिंडत का असरार बढ़ता गया। जाओ महाराज, आज सबको बता दो कि तुम क्या हो। तुम क्यों नहीं जाते? मैंने गरज कर कहा। तुम्हारे सामने मैं कैसे जा सकता हूँ? वो आर्जी से बोला। पिंडत के वसूख से मेरे ज़हन में कीचू का ख्याल लपका और एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया और फैसला करने में मुझे चंद लम्हे लगे। यूं भी अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैं अपने आप को दांव पर लगाकर मैदान में उतर पड़ूं, क्योंकि सब ने पिंडत को मुझसे इसरार करते हुए देख लिया था। मेरे पास अनीता का पिस्तौल था जिसमें 2 गोलियां बाकी बची थी। मैं नाकामी की सूरत में उसे अपने काम में ला सकता था। जीत हुई तो मैं विषयों के सामने सर उठाने की जुर्रत हो जाएगी, हार हुई तब भी जीत अपनी होगी। वो भी क्या याद करेंगे कि एक गैरतमंद शख्स था। अपना तज़किरा तो ठाठ से होता रहेगा। ज़िंदगी उधार की है, इसी शान से यह कर्ज अदा हो जाए। मैं उठ कर नीचे आया तो हजूम में खुलबली मच गई। इस बार ये मेरा गुमान नहीं था। वीनश, रीता और पारो बेख्तियाराना अपनी जगह से उठ गए। उधर और भी बहुत से लोग बेताबाना खड़े हो गए थे। मुझे उनका शुमार करने की फुर्सत नहीं थी। इधर आओ। उसी लम्हे विनश ने चीख कर मुझे आवाज़ दी और मैंने अपने दोस्त राजकुमार की बात नहीं मानी और भागता हुआ उस दायरे में दाखिल हो गया जो जोगी ने अपने पैरों से बनाया था। यहाँ आकर मैंने गौर से गोश्त के इस सतून का जायज़ा लिया जिसने अपने कमाल और ताकत से सबको शजदर कर रखा था। मेरी आहट पर उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में प्यूस्त करनी चाहीं और मैंने उन्हें अपने अंदर नहीं घुसने दिया। पहली बार उसकी पेशानी पर शिकन नमूदार हुई और उसकी पुतलियाँ मर्तश हो गईं। वो एक दियो कामत और करीहुल नदर आदमी था, लेकिन गोश्त का बना हुआ था। यक्का यक उसने एक लर्जा खेल चीख मारी जिसे मैंने बर्दाश्त कर लिया और सीढ़ियों पर बैठे हुए लोगों के सामने मुंह करके खड़ा हो गया। मैं उन सब को एक बार देखना चाहता था। मेरी नज़र चेहरों पर फिसलती रही। मुझे बेकरार शारदा नजर आई जो हज़ियानी इशारों से मुझे मना कर रही थी। मुझे पारो नजर आई जिसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया था। मुझे रीता नजर आई जो विनश का बाजू झंझाड़ती हुई उसे मजबूर कर रही थी कि वह मुझे किसी तरह रोके, और मुझे सुंदिया नजर आई जो रोने लगी थी। मैंने प्रीत को देखा और उसकी हालत भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थी। करार तो उसे भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि उससे मेरे मरासम बिल मशाफा ना सही गायबाना तो खासे थे। और फिर उनमें से मुझे एक चेहरा नजर आया जिसे मैं देर से तलाश कर रहा था। वो अनीता थी, कंवर जबदीक की मायानाज बहन, और मैंने उसे तवज्जो से देखा। मुझे कुछ सुकून हुआ। अजीब बात है कि जब कभी कभी किसी को सोगवार देकर भी सुकून मिलता है। जोगी ने एक और चीख मारकर मुझे बतंबा किया और मैंने उन सब से मुंह मोड़कर उसकी जरब निगाह की और उसके गिर्द घूमकर अपने हाथ बढ़ाए। मैं उसे कोलों से पकड़ना चाहता था और एक लम्हे में फैसला होने वाला था। ना जाने क्यों इस बार हाथ डालने से पहले मैंने पिंडत ऐशोरी लाल का निशाना लेना भी मुनासिब समझा और मैंने सोचा कि चलते चलते एक गोली उसे भी मारता जाऊंगा। मेरे हाथ खुली कैंची की तरह फैले हुए थे। एहतियात से मैंने उन्हें जोगी के कोलमों के नीचे हिस्से पर रखा। वो गोश्त ही के कोले थे और फिर मैंने किसी कदर झुककर हाथ उठाए और अपने बाजुओं से उसके निचले धड़ का मुहासरा कर लिया। मैं समझता था कि वह ज़मीन पर गड़ा हुआ है और इस ख्याल से जैसे ही मैंने उसे झटका दिया वो ज़मीन से मूली की तरह उखड़ गया और मैं पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा। मुझे यकीन नहीं आया लेकिन उसका जिंदा लाशा मेरे कांधों पर मौजूद था और हर तरफ शोर मच रहा था। वो गेंडा मेरे पंजे से आज़ाद होने के लिए हाथ पांव मार रहा था और मैंने उसे कुछ और उछाल कर उसकी दोनों टांगें पकड़ ली। सीढ़ियों पर अफरा तफरी मच गई थी। ऊपर के लोग कूद कर नीचे आ गए थे और नीचे के लोग मैदान में मेरी तरफ भागते हुए बढ़ रहे थे और मैं उसे अपनी कमर पर डाले हुए रीता के पास ले आया। वो अपनी नशस्त से उठकर मैदान में आ गई थी। मैंने जोगी को हकारत से उसके कदमों में फेंक दिया। वो धाड़ता हुआ गिरा और मचला और फिर उठकर गुस्से में मेरी तरफ बढ़ना चाहता था और मैंने उसके मुंह पर एक भरपूर ठोकर रसीद की। शायद उसका मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया था और मुझे उसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया था। वीनस चंद ने जोशीले अंदाज में दोनों हाथों से मेरे शाने पकड़े हुए थे और अंग्रेज़ मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इतने बहुत से लोगों के दरमियान घर घिर कर मेरी हालत वगुर्गों हो गई थी और न सब चारों तरफ से उमड़ कर इतनी तेज़ी से मेरे गिर्द हल्का बनाया कि मुझे अपना रवैया मुतय्यन करने का वक्त नहीं मिल सका और मैंने घबरा कर विनश को देखा। उसका बस चलता तो वह मुझे संदूक में बंद करके भगा ले जाता।
मगर वहाँ शहर, छावनी और भून के मुमताज़ लोग मौजूद थे। उधर अंग्रेज़ थे, उधर राजकुमारियाँ, रानियाँ, राजकुमार सुरेश चंद्र और खसूसन रियासती उमरा के नौजवान लड़के और लड़कियाँ, वो सब हैरतज़दा थे। मुझे एक मुलाजिम का इंकसार बरतने में बसो पेश था, क्योंकि इस हंगामी मौका पर मेरे तसना से वीनश, पारो, रीता और शारदा पर अच्छा तासर कायम नहीं होता, और वैसे भी अक्ल व शऊर का इतलाक हर वक्त नहीं हो पाता। ऐसा होता तो ये दुनिया देखने की जगह होती। भीड़ देखकर मुझे अपनी बदमस्ती का एहसास हो गया और मुझे इस गर्मी और सरगर्मी का इजहार नहीं करना चाहिए था। मजमा में कौन था जिसे जोगी ने चैलेंज नहीं किया था? पंडित अशोरी लाल सूरत हाल से जैसे निमटता और मैं उसका रिश्तेदार क्यों बन गया? असल में जोगी ने अपनी ताकत के लाफ गजाफ से जिस्म खुश्क कर दिया था। पंडित की दिया सलाई दिखाते ही वह भड़क उठा। वो लम्हा टहल जाता तो ये बदनामी ना होती। सुना है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इन्हीं चीज़ों पर क्या मुनहसर है, और भी चीज़ें हैं, मसलन ज़र, ताकत वगैरह। और जब तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तो खिड़कियों से पर्दे और चेहरों से नकाबें खसूट ली जाती हैं। जो तूफ़ान में खुद को बचा ले गया वो कुंदन हो गया, पारस हो गया। मीर जमशेद आलम तो बड़े बरकतदार सआदत आसार वाक़या हुए थे। पंडित अशोरी लाल के आने पर लोगों ने गुली बनाकर उसे रास्ता दिया, और उस वक़्त पंडित का चेहरा कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रहा था, और उसने आते ही अपना करछा मेरे गिर्द घुमाया, मेरे माथे पर अंगूठे का निशान साबित किया। अंग्रेज़ों के लिए ये मंजर दीदनी था। मैंने निगाहों ही निगाहों में पंडित को लताड़ा तो वह अपनी अकीदत के इजहार में कुछ मुहतात हुआ। फिर भी वह चरब ज़बान तबसरा करने से नहीं चूका। कहने लगा, धनिया हो, धनिया है वह स्थान जहाँ ऐसे बलवान मौजूद हैं। मैं अब तक यकसर खामोश था, और जो कुछ हुआ था वो आनन फानन हुआ। संभलने और सोचने की मोहलत ही ना मिली। मैदान में हर तरफ इंतशार हो गया था। मैं एक नज़र उस ग्रांड डील जोगी को देखने की फ़िक्र में था, मगर वो अपना इनाम लिए बगैर चुपचाप निकल गया। पारो ने मेरी कफ़ियत का अंदाज़ा लगाकर रीता को खींचना चाहा। रीता और वीनस चंद्र के पहलू से लगी जमी खड़ी हुई थी, और किसी ने मेरे हाथ में चुटकी ली तो मैंने उछल कर देखा। नाजुक अंदाम सुंधिया पिसती हुई किसी न किसी तरह अंदर घुस आई थी, और उसने अपने तेज़ नाखून चबोकर मुझे अलग परेशान कर रखा था। पारो रीता को वहाँ से हटाने में कामयाब हो गई तो रफ्ता रफ्ता सभी मेरे पास से हटने लगे। साबित हुआ कि मेरे नज़दीक अंग्रेज़ अफसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग की बुलंद दुख्तर सारजादी की मौजूदगी भी लोगों को कशा ले आई थी। रफ्ता रफ्ता सभी मेरे पास से हट गए, सिर्फ पंडित और उसके साथी रह गए। जाओ पंडित जाओ, मैंने बरम होकर कहा। क्यों महाराज, सेवक से क्या गलती हो गई? वो घबरा कर बोला। मैं कहता हूँ मुझे तनहा छोड़ दो, मैंने गुस्से से कहा। पंडित उदास हो गया और वह मायूसी से सर हिलाता रहा और कोई लफ्ज़ कहे बगैर आगे बढ़ गया। इस असना में बहुत से लोग वापस जा चुके थे। प्रीत और नीता तो शायद सबसे पहले चली गई थी। शारदा कोने में खामोश खड़ी थी। मैं दानिस्ता उसकी तरफ से गुजरा। वो आहिस्तगी से बोली, अच्छा नहीं लगा खुद मुझे भी, और मैं ये कहता हुआ गुजर गया और अपने ख़ास मुलाजिम साथियों के दरमियान में आ गया। वो बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे कांधों पर उठा लिया। आन में वो मुलाजिम भी शामिल थे जिन्होंने जोगी को उसकी जगह से उखाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत सिर्फ कर दी थी। वो मुझसे जोगी को किसी फूल की बदन लड़की के मानद उठाने का राज पूछना चाहते थे। मैं उन्हें क्या बताता कि उसका वजन तो चंद शेर से भी नहीं था, और वो फुटबॉल की तरह मेरे हाथों में आ गया था। मुझे वो सब कुछ बहुत आसान लगा था, अलबत्ता जिस अंदाज से उसे अहमियत दी जा रही थी वो बहुत अजीब सा मालूम हुआ। मैदान अबूर करके मैं अपने साथियों के हमरा भून की इमारतों की तरफ आ रहा था कि एक अंग्रेज़ ने मेरा रास्ता रोक लिया, और वह किसी कदर शस्ता हिंदुस्तानी में बोला, मिस्टर मोहन, तुम बहुत दिलचस्प शख्स हो और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जैक्सन है। और उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। उसके लहजे की काट से मैं चौंक पड़ा और मैंने आठ दाना अंदाज में उसे सलाम किया। सुना है कि इससे पहले तुमने इसी मैदान में एक तेज़ रफ्तार घोड़ा इसके सवार समेत लौट दिया था, और वह मेरे सलाम से मुतमिन नहीं हुआ तो बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, तुमने और क्या क्या किया? ये आखिरी जुमला मुझे खासा भारी महसूस हुआ। जवाब तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन कोई एक जवाब भी मुझसे नहीं दिया जा सका, और अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जनाब। ज़िंदगी रही तो शायद कुछ कर जाने का मौका मिल जाए। मेरा लहजा शर्म आलूद था। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों की ज़बान की हया बहुत बाती है, औरतों और बच्चों वाली शर्म। बहुत खूब, वो मुस्कुराया, और मैं तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश करूँगा, उसने फुर्तीले अंदाज में कहा, और मुश्ताक नज़रों से मेरा जायज़ा लेता रहा। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी आंखों की जगह तराजू रखी हो। ज़रूर जनाब, खिदमत का मौका दीजिए, हम लोग तो खिदमत के लिए ही पैदा होते हैं, मैं हिंदुस्तानी कहते कहते रह गया।
اس نے خسروانہ شان سے ہنکاری بری اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم نے کبھی میجر رابرٹ سے ملاقات کی ہے؟ زمین اچانک میرے پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگی، آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی۔ میں نے اپنا گرتا ہوا جسم سنبھالنے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کس کے لہجے میں جواب دیا، نہیں جناب، میں انہیں نہیں جانتا۔ وہ کچھ اور سوال کرنا چاہتا تھا مگر کچھ خیال کر کے چپ ہو گیا اور میں بھی کچھ خیال کر کے خاموش رہا۔ کم گوئی ہزار بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، خصوصاً ملازموں کے لیے یہ تیر بہدف ٹوٹکا ہے۔ زر کی جھنکار کے ساتھ کچھ بولو تو بات بڑی عجب کیفیت پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ادب سے کھڑا ہوا اور اس کے دوسرے سوال کا منتظر تھا۔ پھر میں نے اچانک ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، اجازت ہے جناب؟ ہاں، وہ چونکتے ہوئے بولا اور مجھے شاباش دیتا ہوا خود راستے سے ہٹ گیا۔ مجھے اس کی صحبت سے کافور کی بو آئی۔ انگریز ناپ تول میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس نے میری صحیح تخمینہ لگایا بھی ہے یا نہیں، کہیں قبر چھوٹی نہ ہو جائے۔ اور مجھے پسینہ اس وقت آنا چاہیے تھا جب میں نے جوگی کا قلعہ نما جسم اٹھایا تھا، مگر پسینہ اب آ رہا تھا۔ جیکسن کے لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ زندگی بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ یہ بہت مناسب ہوا اور اس نے ریس کے میدان سے باہر نکلتے ہی ٹوک دیا، کدھر جا رہا ہے بنجارے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ بنجارہ اطمینان سے ونر چندر کے محل میں داخل ہو گیا۔ راہداری میں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن سے ادھار لینا اور جنہیں ادھار واپس کرنا تھا۔ بس ایک ہی الجھن تھی کہ قرض واپس نہ کرنے کی شرمندگی نہ رہ جائے، بنجارہ سکون سے جا سکے۔ رات ریتا نے بھی فون پر کچھ ایسی ہی ڈرا دینے والی بات کی تھی۔ رابرٹ کی لاش ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ چھاؤنی کے لوگ اپنے فرد شناد اور ہر دل عزیز افسر کی تلاش میں کہاں کہاں کمندنہ پھینک رہے ہوں گے۔ ریتا کیا بات کہنے والی تھی؟ مجھے بے چینی ہونے لگی، مگر رات ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں تھا اور رات ہونے میں بہت وقت باقی تھا۔ میں ذہنی طور پر اتنا ناپختہ بھی نہیں تھا کہ جیکسن کی اچانک شرف بازیابی کی فیاضی اور نوازش و اتفاق سے معافی اخذ نہ کرتا۔ ضرور کہیں کوئی پیچ پڑ گیا تھا، حالانکہ دیواروں کو سنانے میں بہت احتیاط برتی گئی تھی۔ ایک بات تو پہلے ہی واضح تھی کہ انگریز جب میجر رابرٹ کے سلسلے میں راجے پور کے متوقع گدی نشین ہزائی نس کنور جگدیپ ہزائی نس کماری پرتیپ سے رابطہ قائم کریں گے تو وہ وینر چندر اور اس کے غلام کے متعلق کنایوں اور علامتوں میں یقیناً مشق سخن فرمائیں گے۔ لیکن انگریزوں کی سخن فہمی سے یہ توقع تھی کہ وہ دوسری طرف کا کلام سنے بغیر ملک الشورا کا منصب عطا کرنے میں تحمل سے کام لیں گے۔ سو یہ جو کچھ تھا، جیکسن صاحب کا حقیر کے پاس چند لمحے کھڑے ہو کر اعزاز بخشا، یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا جس سے ایک نہ ایک دن بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ اندر کا زور و شور تھا اور کھانے کے بڑے کمرے میں تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس موقع پر وینر چندر اپنی خواب گاہ میں موجود تھا اور سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ موہن، اس نے بے چینی سے کہا، میرے پاس وقت کم ہے، بہت مشکل سے ناسازی مزاج کا بہانہ کر کے لنچ سے اٹھ کر آیا ہوں۔ تم نے آج بہت بڑا خطرہ مول لے لیا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور خود کو رسوا کیا، میں نے پیشمانی سے کہا۔ اب راجے پور کی گلی گلی میں چرچا ہوگا۔ ایک اعتبار سے تو خیر یہ درست ہوا، لیکن تم اتنے یقین سے اس کے پاس کیسے پہنچ گئے تھے؟ وہ حیرت سے بولا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید میرے یقین ہی نے اسے متزلزل کر دیا۔ ہاں، وہ الجھتے ہوئے بولا، تمہارا یقین ایک چٹان ہے، کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا جب تم چونکانے سے باز رہو۔ یہ بہت برا ہوا کہ میں فوکس میں آ گیا ہوں۔ پھر وہ بے پرواہی سے بولا، میں تو پہلے ہی اعلان کرنے کی فکر میں تھا، مگر اعلان تو اس شان سے ہونا تھا۔ انیتا کا کیا حال ہے؟ اور میرے منہ سے نکل گیا، وہ انیتا؟ موہن، اور وہ شیدائیت سے بولا، اس نے تمہیں ضرور زخمی کر دیا ہے۔ آج میں نے اس کی ایک ہی جھلک دیکھی، خاصی سوگوار معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ مجھے تم سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ فی الحال تم جوگی والے واقعے پر میری پرجوش مسرت التوا میں ڈال دو۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جھجک کر کہا، اور میں آپ سے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہو، وہ میرے پاس بیٹھ کر حیرانی سے بولا۔ میں نے آپ کو ایک اہم بات نہیں بتائی تھی، لیکن شاید اب اس کا منکشف کرنا ضروری ہو گیا ہے، میں نے سنجیدگی اور اداسی سے کہا۔ اگر تم میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو زبان روک لو، وہ اجرت میں بولا۔ نہیں، میں نے بے اختیار اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں سب چیزوں کا اختیار ہے، وہ مجھے بھینچ کر بولا۔ میں جانتا ہوں، پر میں اپنے اختیار کا غالباً غلط استعمال کر بیٹھا ہوں۔ میری لہجے کے تاثر سے وہ پریشان ہو گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔
मैंने मेजर रॉबर्ट को ठिकाने लगा दिया है, मैंने आहिस्तगी से कहा। क्या? और उस पर जैसे बिजली गिरी और वह तड़प कर उठा और मेरी झुकी हुई ठोड़ी उठाकर सोचा और मेरी आंखों में घुस गया। मेरे चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। क्या कह रहे हो? वो हज़ियानी अंदाज में बोला। आपको परेशान करना मकसूद नहीं था, लेकिन अब ये बताना कुछ ज़रूरी हो गया है, मैंने सर्द मोहरी से कहा और उसके अवसान मुअत्तल हो गए। क्या ये सच है? और उसकी आवाज़ में लर्ज़िश थी। हाँ, मैंने सर हिलाकर कहा। कब और कहाँ? राजेपुर के नवाब में बस्ती से दूर एक पहाड़ी पर। मगर ये किस तरह मुमकिन हुआ? वो अभी तक सटपटाया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि वह सरीहन हमारे मुखालफों का दोस्त है और उसे राग़ब करने में देर लगती, और मैंने ये काम तवाले से बचने के लिए किया है। तुम्हारे साथ कोई शरीक भी होगा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? ओह, ये तुमने क्या कर दिया मोहन? वो वहशत में मुब्तला हो गया। ज़ाहिर है कि मेजर रॉबर्ट से मेरे ऐसे मरासम नहीं थे कि वो मेरी दावत पर कत्लगाह में सरबकफ़त चला आता। सिर्फ एक बार महाराजा की दावत में उससे मुलाकात हुई थी, और वो भी प्रोफेसर ज़ाहदी के रूप में। तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा? और वह झंझला कर बोला। कोई ख़ास नहीं, मैंने तफसील से नज़रअंदाज करने की कोशिश की। कौन शरीक था? आपके प्रस्तार ही होंगे, नाम पूछकर क्या कीजिएगा? नाम बताओ मोहन। वो मचलने लगा। उसने कसम खिला दी है, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं कसमों पर यकीन नहीं रखता। कोई सामने आना नहीं चाहता तो पर्दा पड़ा रहने दीजिए। बस ये देख लीजिए कि आपके कैसे कैसे जानसार कहाँ कहाँ पड़े हैं। कमाल है, और मैं उनसे वाकिफ़ नहीं, सिर्फ मेरी वाकफियत काफ़ी है। मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारी जानसार हैं। मैं समझता हूँ कि एक ही बात है। आप क्या बात कहने वाले थे? मैंने मौजू बदलने के लिए कहा। मैं भी इसी मसले पर बात करने वाला था। अभी अभी महाराजा का फ़ोन आया था कि मेजर रॉबर्ट की लाश एक वीरान पहाड़ के नीचे हज़ारों फुट गहरे गार से नहायत शिकस्ता हालत में बरामद हुई है। जीप के परखचे उड़ गए हैं। बज़ाहिर एक हादसा है, मगर अंग्रेज़ उसे हादसा मानने के लिए क्यों तैयार होंगे? राजेपुर के आम लोगों से अब तक ये खबर छुपाई गई है। महाराजा सख्त परेशान मालूम होते हैं। कर्नल हार्डिंग और दूसरे अंग्रेज़ अफसरों ने राजमहल में तकरीबन डेरा डाल दिया है। ये यकीनन महाराजा की हुकूमत पर बदनामी का एक बदनुमा दाग है। छानू के अंग्रेज़ अफसर हाई कमान की तवज्जो मबजूल करने के लिए सारा इल्ज़ाम महाराजा पर डाल देंगे और इस नाजुक सूरत हाल का खूब इस्तेहसाल करेंगे। ये तो मामले का एक रुख है, मेरे पेश नज़र दूसरा पहलू भी हैं। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और किसी गहरी फिक्र में डूब गया। इधर बूंद से नज़दीक 4 आदमियों की लाशें पुलिस ने दरियाफ़त कर ली हैं और कातिल की तलाश में सरगर्दा हैं। विनेश बाबू, एक बात बताइए, मैंने इश्तियाक से पूछा। अगर ये वाक़यात तसलसल से आपके साथ पेश आते तो मैं राजेपुर छोड़ देता, बल्कि ज़िंदा ही क्यों रहता। उस रोज़ अगर तुम मुझे सांप से बचाने की कोशिश ना करते तो मैं कब का पुराना हो चुका होता। ये ज़िंदगी तो तुम्हारी दी हुई है और मुझे आपने ज़िंदगी दी है। मैंने कैसे? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपसे मशरूत है और मेरी ज़िंदगी तुमसे। वो अज़म से कहने लगा। मेरा ख्याल है कि अब कर्नल पहली फुर्सत में रीता को वापस बुलवा लेगा। ताना बाना बहुत उलझ गया है।